हाँ ठीक है। तो डेफिनेटली अभी लास्ट 2 महीने से काफ़ी ऊपर नीचे देखा है मार्केट में। एक साथ में मार्केट काफ़ी ज़ोर से नीचे आ गया, फिर बाउंस बैक आ गया। एवरीवन इज़ कंफ्यूज कि भाई आगे क्या होगा। सबके दिमाग में यही है कि इतना सब प्रॉब्लम चालू है, फिर भी मार्केट ऊपर क्यों गया। अब ऊपर अटका, एक नीचे से जो ऊपर आया था वहाँ अटका हुआ है। आगे क्या होगा। तो इसी के लिए थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है। सबसे पहले अपने समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसकी स्टेटस क्या है। तो अभी एज ऑफ नाउ पेंडेमिक जो है ये कोरोना वायरस, उसका सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड में जो जितना एक ऊपर के लेवल पे आके फिर वहां पर स्टेगनेंट हुआ हुआ। आप वर्ल्ड का अगर आप देखेंगे एडिशन, फ्रेश एडिशन एवरी डे का चार्ट है ये, हर एक कंट्री का अलग अलग। तो वर्ल्ड में एक ऊपर के लेवल पे आके वहां पर अटका हुआ है, ना तो ऊपर जा रहा है और ना नीचे आ रहा है। अगर यूएस में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है और लग रहा है कि आगे नीचे आएगा। वेरएज इटली में अगर देखेंगे तो ऊपर से काफी नीचे आ गया है। तो यूरोपियन नेशंस में अगर आप देखेंगे, भले इटली हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, सब जगह ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आ गया और नीचे आ गया। वेरएज चाइना में तो ये मोरलेस ऐसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है। अब जो फ्रेश एडिशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंडिया, रशिया, ब्राजील, ये सब कंट्रीज में आ रहे हैं। तो उसके कारण जो वर्ल्ड वर्ल्ड में पूरे में जो एडिशन हो रहे हैं वो अभी भी ऊपर के लेवल पे रह रहे हैं। कि भाई ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में जो इसमें जो आदमी ऐड हो रहे थे, बीमार जो है वो, या जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो एडिशन हो रहे थे, वो वहीं ऊपर के लेवल पे ही रह पा रहे हैं, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। ये एज ऑफ नाउ सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे तो ये जो पेंडेमिक है, कोई भी बड़ा पेंडेमिक होता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती है। पहला स्टेज होती है कि जब वायरस का फर्स्ट अटैक होता है और उसके कारण जो इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट आता है वो ये होता है कि यू हैव टू हाइड फ्रॉम दैट, छुपना पड़ता है उससे। तो उससे छुपने के लिए क्या करते हैं कि भाई यू हैव टू लॉक डाउन द इकोनॉमी। तो जो सब कंट्रीज ने एक साथ में किया था पहले, और फिर उसमें फिर करना ये पड़ता है कि वार टाइम पे जैसा रहता है वैसा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो वो भी हुआ। खाली एसेंशियल सर्विसेज चालू रहती है, तो वो भी हुआ। और उस एसेंशियल सर्विसेज में स्टॉक एक्सचेंज भी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सब चीजें बंद हो गई, पर स्टॉक एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी खराब कंडीशन में भी चालू रहा। तो वन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कि भाई इट्स अ बेसिक बेसिक जो नेसेसिटी है उसके कंपेरेबल चीज है। तो जैसे बैंक चालू रखना जरूरी है, वैसे स्टॉक एक्सचेंज भी चालू रखना जरूरी है। सेकेंड थिंग है कि सेकेंड स्टेज जब रहती है उसमें आपको डिफेंड करना पड़ता है। तो डिफेंड करने के लिए एक बार जब थोड़ा सा कंट्रोल आने लगता है तो देन यू स्टार्ट ओपनिंग अप द इकोनॉमी। इकोनॉमी को एक्टिविटी उसमें लेकिन 100% तक नहीं पहुंच पाती है। 30 to 70% के बीच में वो इकोनॉमी की सिचुएशन रहती है। इसमें फर्दर फाइनेंशियल स्टिमुलस गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना पड़ता है प्रोवाइड करने के लिए। फिर इसमें एक बड़ा फियर जो रहता है इस स्टेज में वो है कि रीअकरेंस होने के चांसेस रहते हैं। तो रीअकरेंस अगर होता है तो फिर वापस देन अगेन यू हैव टू लॉक डाउन एंड ऑल। सो और इस स्टेज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू कीप एन आई ऑन डेवलपमेंट ऑफ कोई मेडिसिन किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो क्योंकि दैट इज द ओनली रेमेडी। और थर्ड स्टेज जो रहती है कि उसमें रेमेडी कोई ना कोई अपने पास में इसकी मेडिसिन आ जाती है और उसके हम फिर उसका एक्सटेंसिवली यूज करके इलाज करते और उस पेंडेमिक से छुटकारा पाते। तो ये 3 स्टेज नॉर्मली एक पेंडेमिक में रहता है। और इसमें हमें लग रहा है कि एज ऑफ नाउ वी आर इन सेकेंड स्टेज। और ये सेकेंड स्टेज जितना लंबा रहेगा, जितना लंबा रहेगा उतना ज्यादा इकोनॉमी को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इकोनॉमी बराबर लाइन पे नहीं रह पाती और जितना ज्यादा टाइम निकालते उतनी ज्यादा इकोनॉमी डिटोरिएट होती रहती है। अब करंट सिनेरियो इसमें जैसे कि मैंने कहा कि वी आर इन मोर और लेस सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज का मतलब है इकोनॉमी एक साथ में बंद कर दी, लेकिन अब उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। रीस्टार्ट लेकिन कोई भी चीज होती है तो सेफ मोड में करना पड़ता है। अभी कोई अपने जैसे लैपटॉप कभी बंद हो गया या कोई इवन प्रोग्राम बंद हो गया तो सबसे पहले वो पूछता है कि शुड वी, प्रोग्राम ही पूछता है कि सेफ मोड में स्टार्ट करेगा। तो वैसे ही ये इकोनॉमी में भी आज की डेट में जो स्टार्ट होगा वो धीरे धीरे सेफ मोड में होगा। तो वो उसको टाइम लगता है पूरा नॉर्मलाइज होने में।
धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो विड्रॉ हो रहा है, बट लेवल ऑफ विड्रोवल डिपेंड ऑन कि भाई कितना इन्फेक्टेड है कितना इन्फेक्टेड नहीं है। और हमेशा फियर रहेगा कि कहाँ रीअकरेंस नहीं हो जाए, हर स्टेप इस तरीके से लिया जाएगा कि रीअकरेंस। अब जिस फैक्ट्री में बोलते हैं कि 25% वर्कर से काम करो या 30% वर्कर से काम करो, तो वो उनके बीच में डिस्टेंस रखो काम में, तो दैट इज बिकॉज द फियर ऑफ रीअकरेंस है। थोड़ा अभी ये इस पीरियड में एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो रेमडेसिविर करके एक मेडिसिन आई, उससे थोड़ा ऐसा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा था कि ये मेडिसिन आने से पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ये कोई प्री होने के पहले देने की नहीं है, होने के बाद में जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनको जल्दी बाहर आ सके। और लेकिन ये मेडिसिन का टाइम पीरियड मार्केट में आने के लिए बहुत लंबा है। हो सकता है कि यूएस में वो जो ट्रायल बेसिस पे जो मेडिसिन बनाई थी वो यूज कर ले, बट फुल फ्लेज प्रोडक्शन चालू करके मार्केट में आने के लिए काफी टाइम लगेगा। और वैक्सीन इसकी जो बन रही है उसमें अभी तक स्टेज 1 ट्रायल में है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, मे बी 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, वी डोंट। इस बीच में सभी कंट्रीज ने ऑलरेडी स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया, तो ओवरऑल सीन ऐसा बनता है कि ये जो सिचुएशन है ये इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। इट विल रिमेन, वी हैव टू लिव विथ कोविड-19 फॉर सम टाइम। तो इट्स अ टाइम लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि भाई चलो एक महीना 2 महीने की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी और फिर देन वी आर नॉर्मल। तो अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं लग रहा है कि ये जल्दी से जाएगी, इट विल टेक टाइम। तो पॉइंट ये है कि ये तो सब स्टोरी हो गई, एवरीवन आई थिंक आप सभी लोग इस चीज को भी पढ़ रहे होंगे, मैंने भी पढ़ा और ये सब चीजें लिख दी। पॉइंट ये है कि इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे कैसे है। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि पास्ट के सिचुएशंस थोड़े एनालाइज करें और उसको इससे कंपेयर करें। हमने सी शेयर मार्केट में तो या तो बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है। तो हम लोगों ने कंपेयर किया पुराने बेयर मार्केट से। तो पुराने बेयर मार्केट जैसे 1992, 2000, 2008 और ये 2020। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो रीजन एवरी टाइम वाज डिफरेंट। 1992 में हर्षद मेहता का स्कीम था, फिर उसके बाद 2000 में डॉट कॉम का बबल था, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था और इस बार मेडिकल प्रॉब्लम। बट अगर आप इसके डेटा अगर प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं है, बेयर मार्केट हर एक जैसा लग रहा है। अगर 1992 में देखेंगे तो फर्स्ट डिक्लाइन वाज ऑफ 42%, फिर उसके बाद में बाउंस बैक आया करीबन 31% का, और बॉटम हुआ, अल्टीमेट बॉटम ऑफ द मार्केट फ्रॉम पीक, जैसे अभी 12,000 पीक है तो उसका अल्टीमेट बॉटम वाज एट 53% डिक्लाइन। और जो पुराना पीक रीच करने के लिए, वापस पहुंचने के लिए करीबन 2.5 साल लगा। सिमिलर वाज द केस इन 2000 और 2008। मैं इनको डिटेल में थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा चार्ट के साथ में बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। बट द पॉइंट इज कि एवरी टाइम देयर वाज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, बट द ट्रेंड ऑफ द बेयर मार्केट वाज सेम। ऑन एन एवरेज इट टुक अराउंड 3 ईयर टू बाउंस बैक टू द प्रीवियस लेवल। जहां से गिरना चालू हुआ था पीक से, उस पीक को पहुंचने में 3 साल लगे। और जो डिक्लाइन है, उसको 1 से 1.5 साल लगा खत्म होने में। तो लेट अस सी इस बार कैसा होता है। एटलीस्ट फर्स्ट डिक्लाइन ऑफ 39% हैज कम, बाउंस बैक ऑफ 32% हैज आल्सो कम। अब देखते हैं कि इसके आगे जो पास्ट ट्रेंड रिपीट होगा कि नहीं होगा। तो ये है पहला 1992 का बेयर मार्केट। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डिक्लाइन 42% डिक्लाइन है, रेड लाइन आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद में 30% अपमूव आया, बट अल्टीमेट डिक्लाइन वाज ऑफ 53% एंड इट टुक 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर, और वापस उसको अपनी पुरानी हाई पे पहुंचने में 2.5 साल लगा। सिमिलरली आप अगर देखेंगे 2000 में मोर और लेस सेम पैटर्न है। फर्स्ट डिक्लाइन अराउंड 31%, बाउंस बैक 21%, but total decline was 56% from the peak, and it took around 1.5 year, and to reach its high it took around 4 year. Similarly 2008 में भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो फर्स्ट डिक्लाइन 28% था, फिर बाउंस बैक 17%, बट अल्टीमेट डिक्लाइन वाज ऑफ 58% फ्रॉम द टॉप, और उसको करीबन 1.25 साल लगा था। तो और अब इसमें 3 साल इसको वापस लगे
इसकी पुरानी हाई को पहुंचने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों का पैटर्न एक जैसा है, और अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से अभी हम फर्स्ट डिक्लाइन हो गया है और फर्स्ट बाउंस बैक हो गया है, बट अल्टीमेट बॉटम बनना बाकी है। सो दैट टेक्स अराउंड 1.5 ईयर। सो दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज, कि इतनी जल्दी नहीं है, अभी भी स्कोप है मार्केट में गिरने का। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी जो रहती है, इकोनॉमी में फर्स्ट जो रिएक्शन आता है वो नीजर्क रिएक्शन आ गया, जो रिएक्शन आया उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में नीजर्क रिएक्शन आ गया, और उसका लोगों को लगने लगता है कि भाई मार्केट सस्ता हो गया, बाउंस बैक भी आ गया। बट अब जो एक्चुअल इकोनॉमी में हो रहा है, या उसको इकोनॉमी में फाइनेंशियली इम्पैक्ट जो आ रहा है और जो कंपनियों के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, उससे आगे का मार्केट डिटरमाइन होता है, और वो सिनेरियो अभी इम्प्रूव होने में काफी टाइम है। तो इसलिए हमें लगता है कि दिस इज सिमिलर पैटर्न कैन वर्क दिस टाइम एज वेल। अब इसके बाद में सेकेंड चीज जो इसके इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में जा सकती है, वो ये है कि इस बार सभी कंट्रीज में बहुत बड़ा स्टिमुलस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। तो इंडिया की आप वो बोलेंगे कि हाँ भाई बाउंस बैक, सिमिलर पैटर्न हुआ, बाउंस बैक आया, बट लेकिन यूएस में आप देखेंगे तो बाउंस बैक काफी बड़ा आ गया। अब मार्केट ईयर टू डेट माइनस ओनली 5.8% है, वेयर एज अगर आप नेस्डेक देखेंगे तो वो तो ईयर टू डेट पॉजिटिव हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ ऑल दिस फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इनके शेयर के जो बाउंस बैक आया और इनको जो बेनिफिट हुआ उसके कारण नेस्डेक इवन ईयर टू डेट पॉजिटिव हो गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एक बहुत बड़ा स्टिमुलस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वहां पर और सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, जो कि 2008 में इट केम्स टुवर्ड्स द एंड। सो ये एक आर्गुमेंट है जो हो सकता है कि अगर सपोज करो कोई मेडिसिन या जल्दी कोई इसका इलाज बैठ जाए तो बाउंस बैक कैन बी फास्ट, बट अगर मेडिसिन या बाउंस उसका इलाज अगर टाइम लेगा तो स्टिमुलस काम नहीं आएंगे, इकोनॉमी में कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी गिरती रहेगी और ये स्लो पेन बना रहेगा। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन व्हाट आई फील। अगर आप देखेंगे तो यूएस इकोनॉमी, यूएस इज आउट परफॉर्मिंग इंडिया मेनली बिकॉज कि एक तो वहां पर स्टिमुलस बहुत ज्यादा दिया, और दूसरा उनकी इकोनॉमी वैसे भी ये गिरने के पहले कंपैरेटिवली काफी अच्छी परफॉर्म कर रही थी। तो दैट्स व्हाई दे आर आउट परफॉर्मिंग अ लॉट देन इंडिया। निफ्टी आप देखेंगे तो इंडिया का स्टिमुलस कंपैरेटिवली साइज वाइज इज 0.8% ऑफ जीडीपी, whereas यूएस में इट इज 9% ऑफ जीडीपी। और उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी इस सिनेरियो के पहले भी वाज नॉट डूइंग वेल, तो डबल इम्पैक्ट हो रहा है, और इसके कारण ओवरऑल मार्केट डाउन इंडिया का ईयर टू डेट 23% दिखाई दे रहा है, वेयर एज यूएस का 5.8% दिखाई दे रहा है। अगर वैल्यूएशन भी हम देखें तो ऐसा रॉक बॉटम वाला वैल्यूएशन अभी तक नहीं आया। अगर आप देखेंगे तो 2008 में जो वैल्यूएशन आया था दैट वाज समवेयर अराउंड 10 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग आ गया था, वेयर एज ऑफ नाउ 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग करीबन 16 टाइम है, और एवरेज लास्ट 10 साल का देखेंगे तो 17 टाइम है। तो ऐसे कोई मार्केट बहुत सस्ता हो गया वैसा नहीं है, एवरेज लेवल पे है। सो इन ऑल जो हमको ओवरऑल व्यू ये लगता है कि इट्स लाइक अ रिपीट ऑफ बेयर साइकिल। पास्ट जो 3-4 साइकिल जो हमने देखी है मोर लेस सिमिलर टाइप की ये भी साइकिल बन रही है। इसका ड्यूरेशन जो है वो डिटरमाइन करेगा कि सेकेंड स्टेज जो पेंडेमिक का है उसमें कितना टाइम लगता है और कितना उसमें उसका ड्यूरेशन कितना बड़ा है, उससे डिटरमाइन होगा कि ओवरऑल मार्केट में डाउन टर्न कितना टाइम तक रहेगा। हमें लगता है कि अभी भी हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में डिफेंसिव ज़्यादा रहना चाहिए। कोई भी मेडिकल ब्रेक थ्रू आता है इन बिटवीन तो ये रिवर्सल कैन बी वेरी फास्ट। वैल्यूएशंस आर नॉट रीजनेबल, इट्स ओनली रीजनेबल एंड नॉट अंडर वैल्यूड। सो ये भी पॉइंट अट्रैक्टिवनेस नहीं बनाता अभी तक। सो हमारा थिंकिंग ये है कि रिस्क रिवॉर्ड जो आज की डेट में है वो मोर टुवर्ड्स
इन्वेस्टिंग ग्रेजुअली इन क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक, और अगर मिड कैप स्टॉक है तो इट हैज टू बी वेल वेरी स्ट्रॉन्ग मिड कैप रादर देन एनी स्टॉक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लीवरेज स्टॉक है, जहां पर लोन ज्यादा है या जहां पर लिक्विड कोई फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल की वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर जितना लंबा पीरियड होगा ये कंपनियां कई को बहुत ज्यादा तकलीफ आ सकती है। तो ओवरऑल आउटलुक ये है। तो अब ऐसे टाइम पे द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। तो हमें ये स्टॉक कंपैरेटिवली बेटर लगते हैं। इसमें भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। कोई थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, से फॉर 2 ईयर 3 ईयर, तो उसके लिए हिंडाल्को, आयशर मोटर, अल्ट्राटेक अच्छे। माइंट्री मिड कैप में फिर माइंट्री, नौसिल एंड पॉलीकैप हमको कंपैरेटिवली ठीक लगते हैं। So these are all stocks, and I can take up questions from here. मैं ये presentation हटा देता हूँ, so I can take the questions well. So anyone has a question can raise his hand. Yeah. ब्रिजेश जी, you can ask. You are allowed to talk. आपको unmute करना होगा. Yeah, good afternoon, sir. Yeah, good afternoon जी. Yeah, Brijesh speaking from Dahod. हाँ बोलिए जी. सर एक्चुअली ये सवाल शायद आपसे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक्चुअली रिसर्च कॉल जो होता है निर्मल बैंक का, हाँ, वो इन्वेस्टमेंट का होता है या ट्रेडिंग का होता है, हाँ. वो बीइंग ए फ्रेंचाइजी हम तक कैसे पहुंचता है? जैसे मेल में आता है तो मेल तो बहुत सारे आते हैं, तो कोई व्हाट्सएप के जरिए तो मैं अपने क्लाइंट तक पहुंचाऊं, तो कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप नहीं जहाँ मतलब एक आध मैसेज आता है, नहीं आता है, मतलब प्रॉपर अपना रिसर्च वर्क आगे क्लाइंट तक नहीं पहुंचा सकते? तो ऐसा ग्रुप बने हुए हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है आप बिजनेस डेवलपमेंट टीम से थोड़ा कनेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक पारस भाई आपको हेल्प कर सकते हैं इसे। तो बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप तो है, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं है कोई, मतलब ट्रेडिंग कॉल का या रिसर्च कॉल का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो क्लाइंट को हम उसको फॉरवर्ड कर सके डेली बेसिस पे। नहीं है, देयर आर ग्रुप इज देयर, ग्रुप बने हुए हैं। आई डोंट नो, पारस जी से आप शायद कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपको उनको ऐड करवा देंगे उसमें शायद। है सर, बिजनेस वाला ग्रुप है और साथ हाँ। में फ्रेंचाइजी स्पेसिफिक ग्रुप भी है। जिग्नेश कर देंगे सर। जिग्नेश आपको ये निर्मल बैंक का वो हमको जो भेजा था वो ग्रुप है, लेकिन वो रिसर्च का कॉल आता रहता है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है उसमें। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। क्या प्रोसेस है वो बताता हूँ। उसमें अगर आपको कहाँ पर लग रहा है कि कोई चीज मिसिंग है तो आप बोल सकते हैं। जैसे टेक्निकल कॉल जो है ना, वो ओडिन पे फ्लैश होते हैं पहले, क्योंकि टेक्निकल कॉल शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, तो मेल पे या व्हाट्सएप पे या पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। तो जो इंट्राडे कॉल रहेंगे वो सब ओडिन पे फ्लैश होते हैं और वो सबसे पहला सोर्स है। नो डाउट वही सेम चीज ही हम बाद में व्हाट्सएप पे भी जाता है और मेल में भी जाता है, बट मेल वगैरह में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो व्हाट्सएप पे हो सकता है कि थोड़ा सा कोडिंग से थोड़ा सा लेट हो, मे बी 20 सेकेंड या 30 सेकेंड लेट होगा, तो उतना मिस होने का चांसेस रहता है। तो उसका बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट और टाइमिंग का, उसको ओडिन से ही ज्यादा यूज करना चाहिए। उसमें भी डाइट पे भी आएगा या जो भी, इवन अपना बियॉन्ड में भी आ जाता है, तो उस तरीके से आपको यूज करना होगा। फिर उसके बाद में जैसे हम लोगों की रिपोर्ट्स वगैरह है, वो मेनली उस ग्रुप में आ जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप है। सुबह जो फंडामेंटल रिपोर्ट है, जैसे हम लोग की मंथली रिपोर्ट आती है, उसमें 2 स्टॉक रिकमेंड करते हैं, वो उसमें आ जाते हैं।
या और कोई भी जैसे रिजल्ट के बेस पे हम लोग अभी काफी कुछ भेजते हैं तो वो सब उसमें आ जाता है। तो ऐसा कंटिन्यूस फीड है। और उसके बाद में जैसे इंस्टीट्यूशनल रिसर्च है, उसकी जो रिपोर्ट है वो आपको मेल पे ही आएगी, वो व्हाट्सएप या अलग से नहीं आ पाएगी। तो वो आपको मेल से डाउनलोड करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम लोग ऑथराइज नहीं है कि हम वो व्हाट्सएप पे भेज सकें। एक्चुअली क्या है सर के रिसर्च तो स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च भी है और एक मार्केट स्पेसिफिक भी है। जैसे आप मॉर्निंग कॉल बोलते हो, तो ऐसा एक ब्रीफ में हर रोज व्हाट्सएप पे शाम को एफआईआई डेटा वैसा, मतलब बैनर वैसा। तो तो ये रिपोर्ट आप जो मॉर्निंग की रिपोर्ट है, डेरिवेटिव की है या टेक्निकल रिपोर्ट है, दोनों उसमें व्हाट्सएप पे आती है। नहीं, व्हाट्सएप पे पर्टिकुलर आती जो है। मेरे पास एनबी रिसर्च का ग्रुप है ना, उसमें तो कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन वो थोड़ा सा आप जरा वही है ग्रुप। भारत भाई से जिग्नेश भाई जरा। ने मुझे भेजा है, वो मेरे मैं ट्रैक कर ही रहा हूँ। लेकिन मतलब क्या बोलूं सर, मतलब उसमें वो नहीं है, दैट इज कंसिस्टेंट। कंटिन्यूटी नहीं हमारे है यहाँ से तो मतलब। कंसिस्टेंट जा रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, जरा बात करते हैं पारस जी से कि एक्चुअली क्या कैसे। है सर, यही यही सर्विस क्लाइंट को अच्छी लगती है। आज तो व्हाट्सएप फ्री है, तो मैं अपने क्लाइंट को भेजूंगा, आप मुझे भेजेंगे, हाँ, तो नहीं नहीं, बात ऐसे बराबर है वो दूसरे आपकी। दूसरे ब्रोकरेज में सब बहुत अच्छी नहीं चीज देखो, होती है। देखो आप तक नहीं पहुंच पा रही है कोई रीजन से, वो समझने की कोशिश करते, बाकी हो रहा है। ऐसा कुछ मेरे को एडिशनल उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, जी, वो चीज ऐसा हो है ना रही है सर अपने कि इधर भी। अगर रिसर्च भी अपना अच्छा है, रिसर्च सब पूरा अच्छा है, लेकिन वो क्लाइंट तक हम नहीं पहुंचा पाते ना, तो वो दिक्कत वाली बात है। हाँ ब्रजेश भाई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि वो हो रहा है। जस्ट एक कोऑर्डिनेशन का आपका है, तो आप पारस भाई आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है जी। ओके। और पूरव जी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो। हाँ पूरव जी। सर, स्पेशलिटी केमिकल के बारे में क्या कहेंगे आप? ना बहुत तेजी तो ऑलरेडी आ चुकी है, अभी यहाँ से क्या लगता है? नहीं, कंपैरेटिवली अभी भी कंपनियों में स्कोप है। जैसे फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल दोनों में स्कोप है, और क्वाइट पॉसिबल के फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनमें माने इवन आफ्टर दिस, अगर सपोज कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये कंटिन्यू रह सकते हैं, नो डाउट। लेकिन काफी स्टॉक रन अप हो गए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने नोसिल करके आपको ये लिस्ट में जी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो नाम है। ध्यान है। वो रबर केमिकल में है। अगर आप देखेंगे तो रबर केमिकल में 70% चाइना बनाता है, 10% नोसिल, और 15% जो है वो यूरोप में बनता है। तो और कोई भी अगर शिफ्ट करना चाहेगा यूरोप से तो सॉरी चाइना से, तो चाइना, नोसिल इज द ओनली अल्टरनेट। और बराबर, नोसिल ने अभी डबल की है अपनी कैपेसिटी, और डेट फ्री कंपनी है, तो रिस्क बराबर। कम है। और अगर ये स्टोरी प्ले करती है तो आई थिंक नोसिल कैन गिव अ गुड रिटर्न। बाकी नवीन फ्लोरिन इज गुड स्टॉक, बट थोड़ा रन अप हो गया है, तो कभी भी करेक्शन आता है तो उसे देख सकते हो। आरती इंडस्ट्री इज वेरी गुड स्टॉक, कोई भी करेक्शन आता है तो देख सकते हो। हम लोग ने एक आरती ड्रग भी रिकमेंड किया था, तो वो भी थोड़ा बढ़ गया है, वो भी अगर कभी करेक्शन आता है तो देख सकते ठीक है। और सर, दीपक नाइट्रेट के बारे में क्या कहेंगे? हो। दीपक नाइट्राइट इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल राइट नाउ, तो वो भी कंटिन्यूसली चले जा रहा है। स्पेसिफिकली जो उसके पर्टिकुलर केमिकल है उनमें काफी बड़ी कैपेसिटी उसने डाल रखी है, तो डोमिनेंट प्लेयर बना हुआ है। ऑलरेडी स्टॉक हाई पे ही है, तो लेने एज ऑफ नाउ भी ऐसा कोई बहुत कॉस्टली हो गया वैसा नहीं है, या कोई भी करेक्शन आए तो ले सकते सर, तो कहाँ तक उसको टारगेट कहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं? मेरे को सामने नहीं है डेटा, तो ठीक, मैं ठीक। आपको शेयर कर सकता हूँ अभी है नहीं। ओके सर, ठीक, थैंक यू। या थैंक यू। क्या नाम है इनका, आई डोंट नो। आप अनम्यूट कीजिए भाई, कौन है? 1KJ7PP। आई डोंट नो, अभी इनके नाम नहीं आ रहा है इनका। यस सर, इनका नाम नहीं आ रहा है। सर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू आर अनम्यूट नाउ। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, प्रज्ञेश गांधी बोल रहा हूँ। अरे तो क्या नाम रख रखा है तेरा? अभी टीवीएस ऐसा बोल रहा था कि ये सुबह मार्केट इनसाइट जो आता है ना अपना, हेलो।
सुबह अपना मॉर्निंग कॉल और मार्केट इंसाइड आता है ना, हाँ, उसके अंदर वो निफ्टी का 50 डीए में 100 डीए में ऐसा कुछ रख सकते हैं कि नहीं, उसका फिगर उसमें आपको क्या चाहिए? निफ्टी का 50 डीए में 100 डीए में 20 डीए में। वो लेवल चाहिए आपको? हाँ हाँ हाँ, तो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वैसे भी हम लोग 2-3 लेवल तो देते ही है ना। हाँ, वो तो देते हैं। 2-3 लेवल सी, आप खाली एक चीज का मांग रहे हो। वो लोग, हेलो, आप क्या कि एक ही चीज का देख के मांग रहे हो, उसमें कॉम्बिनेशन यूज करके टेक्निकल वाले अपने हिसाब से लेवल निकालते हैं, खाली एक चीज नहीं देखते। तो इसलिए वो स्पेसिफिकली 20-50 का नहीं देते, वो अपने हिसाब से लेवल बनाते। मैं ये देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, 20 डेज 50 डेज का डीएमए का डाल सकते हैं क्या? ओके सर। और बोलिए। सर एक रेडमी करके हैं, उनको अलाउ कर दिया है। हाँ, पूछिए हेलो। क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। सुनील जी कहते हैं भूत से। हाँ, अच्छा हूँ सर। बस बस सर, एक क्वेश्चन था। इस लेवल से हनीवेल में एंट्री के लिए टेक्निकली कैसा है? फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है हनीवेल मेरे हिसाब से, लेकिन आपका सजेशन क्या है? सी देखिए, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट तो इसका अच्छा आया था। थोड़ा सा क्या है कि ऑटोमोटिव पे भी ये डिपेंडेंट है, तो थोड़ा रिजल्ट पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरे को लगता है कि ऊपर चढ़ के वगैरह नहीं लेना चाहिए। एक बार ये रिजल्ट का वेट करना चाहिए, थोड़ा रिजल्ट आ जाए फिर उसके बाद लेना चाहिए। ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड करें जैसा है ना, 10-15% का वेटेज दे सकते हैं हनीवेल का? 10-15% वेटेज हनीवेल का दे सकते हैं। ये स्टेबल स्टॉक है, वैसे कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल से दे सकते हैं। 10-15% थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उतना बड़ा वेटेज नहीं देना चाहिए, अच्छा क्योंकि अच्छा। क्या कि एज ऑफ नाउ वैसे भी काफी महंगा है। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है सर। तो थोड़ा वेट करके और थोड़ा पोर्टफोलियो में मतलब 5% हाँ, जितना मेरे वेटेज ख्याल लगाना से चाहिए। एक ये रिजल्ट का वेट करो, ये रिजल्ट आ जाने दो, क्योंकि क्या है कि थोड़ी ऑटो कंपनी के रिजल्ट बहुत खराब आ रहे हैं। तो क्या है कि कितना इम्पैक्ट आएगा वी डोंट नो। उस हिसाब से ये स्टॉक में भी अगर नीचे करेक्शन आता है तो उस समय लिया जाए तो ज्यादा अच्छा। ऐसे मार्केट कैप तो 22-25 हजार करोड़ है आई थिंक, और डेट फ्री है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो हाँ, ये फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें? फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है। ओनली थिंग है कि प्राइसिंग, प्राइसिंग क्या प्राइस हाँ, लेना चाहिए वगैरह। समझिए 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 समझिए। ओके सर, थैंक यू। कितने के पी में रहना चाहिए? 25 सुनील, के आसपास या कुछ ऐसा कुछ, या प्राइस कुछ? सीधे को मेरे को पी वगैरह तो देखना पड़ेगा अभी कितना है इसका। ठीक है, अभी पता 39 के नहीं। आसपास है आई थिंक। हाँ तो, इंडस्ट्री पी 45 का है और उसका 39 का है अभी। हाँ तो आई टू सी, मैं ऐसे नहीं बोल सकता ठीक है अभी। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, ठीक है। सुनील, दो दो जन के क्वेश्चन है, एक लक्ष्मी मशीन वर्क्स के लिए और एक रिलायंस के लिए। अच्छा, ओके, तो ये एक एक करके अलाउ कर रहे हैं बोलने को? हाँ नहीं, किसी का क्वेश्चन Q&A में आया हुआ है चैटिंग में। हाँ ठीक है। अभी Q&A कोई में। याशिका सोनी करके है। यशिका, हाँ, Hello. या पूछिए मैडम। Yes, sir. Good evening. I would like to know the view on consumer trend related stocks. Yeah, see, normally what happens, like consumer stocks are more of a defensive stock. If you take HUL, Asian Paint, Tata Consumer, Godrej, Dabur, all these are consumer stocks. What has happened, like people have shifted their money in all these stocks for some time. बिकॉज बैंक्स वगैरह सब नीचे आ रहे थे, तो बैंक लोगों ने, म्यूचुअल फंड और वगैरह ने अपने दूसरे पोर्टफोलियो बेच करके इन स्टॉक्स में पैसा डाला। नो डाउट ये स्टॉक्स कंपैरेटिवली लो बेटा रहते हैं, नीचे कम आते हैं और बढ़ने में भी उस हिसाब से चलते हैं। तो
time being, as a defensive stock one can look at it, but क्योंकि क्या है कि आज की डेट में भी ये स्टॉक सस्ते नहीं है, तो अर्निंग के लिए लॉन्ग टर्म में उतना शायद गेन नहीं दे पाए। तो टाइम बिंग जब आपको डिफेंसिव पोर्टफोलियो रखना, तो उस समय आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। Okay. Okay, fine. Thank you. निपा चौहान, या निपा, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी हेलो, बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हाँ जी सर जी, मेरा एक सजेशन, मुझे एक एडवाइस चाहिए थी आपकी कि लेना। अभी जो मेरे जो म्यूचुअल फंड्स के क्लाइंट्स है, हाँ हाँ, तो इट इज अ राइट टाइम टू स्विच दोज म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स इनटू डायरेक्ट इक्विटी इन द लार्ज कैप स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड से उल्टा एक्चुअली people are pushing कि इक्विटी से म्यूचुअल फंड में आप ट्रांसफर करो। पारस जी, अगर मैं बोलूंगा ठीक है आई प्रेफर इक्विटी, पारस जी बोलेंगे यार हम लोग म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग करते हो, आप म्यूचुअल फंड हमारा बिकवा रहे हो। सी देखो, इट ऑल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, कौन कितना कैपेबल है और कितना उसका रिस्क एपेटाइट है। म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका इंटेंशंस बहुत बड़े रिटर्न का नहीं रहता है, और एक स्टडी रिटर्न उसको एवरी ईयर आता रहेगा। नो डाउट आज की डेट में पॉसिबिलिटी है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न आपके खराब हुए हुए होंगे, लेकिन अगर एसआईपी कोई रहता है तो ओवर ए पीरियड वो रिटर्न देता है। तो इस टाइम पे डेस्परेट होके म्यूचुअल फंड बिकवा देना और फिर मालूम पड़ा कि वो इक्विटी में भी नहीं रहा, तो आई थिंक शायद गलत हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में है, एसआईपी कर रहा है, तो उसको पुश कीजिए कि आप एसआईपी करो, और अगर एसआईपी वो कम भी करना चाहता है तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करे। नहीं तो क्या होगा कि मालूम पड़ा एसआईपी भी बंद हो गया और इक्विटी में भी आना बंद हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो गुड प्रोडक्ट, और एसआईपी में जो खराब मार्केट रहता है और उस समय अगर आप एक्यूमुलेट नहीं करोगे तो फिर आपका एवरेज आउट होके रिटर्न जो एक नॉर्मल अपन देखते हैं कि भाई अपने को 13-14-15% रिटर्न आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। तो उसको पुश कीजिए कि एसआईपी अगर है तो चालू रहे। ओके, और मेरा दूसरा क्वेश्चन था, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रिलायंस में क्या हो सकता है? रिलायंस के लिए आउटलुक काफी अच्छा है। इनफैक्ट हमने इसमें भी रिकमेंड किया था, और इसके पहले भी जैसे अप्रैल में हम लोग का प्रेजेंटेशन हुआ था तो उस समय भी रिकमेंड किया था रिलायंस को। तो इसमें जो बड़ा आज की डेट में हो रहा है कि जो उसके ट्रेडिशनल बिजनेस है उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो नए बिजनेस है जो कि जियो और रिटेल बराबर उनकी वैल्यू बढ़े जा रही है। तो नो डाउट अभी रिसेंट में थोड़ा रन अप फास्ट आ गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस इवेंट, बट मार्केट अलग अलग टाइम पे बार बार अपॉर्चुनिटी देता है। तो टेलीकॉम इज अ गुड सेक्टर एंड लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव फॉर सम टाइम। तो मुझे लगता है कि नया आगे का जो सेक्टर रिवाइवल जैसे बोलते हैं ना कि चेंज होएगा और नया सेक्टर तेजी आती है, तो उसमें से एक टेलीकॉम हो सकता है। तो उसमें हमें भारती और रिलायंस दोनों ही अच्छे लगते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, वेलकम। तो एक जन का क्वेश्चन था, दीपक तू बोल रहा था कि लक्ष्मी मशीन वर्क्स, रिलायंस को बोल, हाँ लक्ष्मी मशीन वर्क्स, सी एज सच कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम ये हुई हुई है कि टेक्सटाइल सेक्टर लास्ट 1-1.5 साल से काफी खराब है, और स्पेसिफिकली ये जो है कंपनी वो स्पिनिंग की मशीन्स बनाती है। तो डिमांड काफी डिक्लाइन हो गया, और वो डिमांड रिवाइव होने में भी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि कैपेक्स विल कम। एक बार इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी उसके बाद कोई कैपेक्स आएगा, तो कैपेक्स इज फार ऑफ। तो मुझे नहीं लगता नियर टर्म में कोई अच्छा ये रिटर्न दे पाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई दूसरे क्वालिटी स्टॉक में स्विच करना चाहिए। आयशर मोटर एक स्टॉक है, वो भी करेक्ट होया हुआ है, ऑटो सेक्टर भी डाउन है, बट मुझे लगता है कि साल भर में ऑटो सेक्टर रिवाइव हो जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको आयशर मोटर है वो इससे ज्यादा बेटर रिटर्न दे सके।
That's all, Deepak. Anything else? I think. SBI के बारे में किसी ने पूछा है. अच्छा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. Now 52-week low. हाँ. जी, आप अगर देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज सच ये प्राइस में वैल्यू है, बट सिंस अभी क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल बोले तो सबसे ज़्यादा लीवरेज प्ले. मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि लीवरेज प्ले अवॉइड करना चाहिए. तो फाइनेंशियल्स माने उनकी कैपिटल है सपोज करो 10, तो वो उस पर 5 और लोन लेते हैं और वो सबको देते हैं. वो लीवरेज प्ले हो गया. वो लीवरेज प्ले के कारण सभी फाइनेंशियल्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हो. और SBI बीइंग मार्केट लीडर एंड गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ओन्ड है, तो पीपल हैव अ फियर कि इसमें का न का गवर्नमेंट इसको यूज करेगी टू सपोर्ट द इकोनॉमी. तो इसलिए इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी डिप्रेस है. अगर आप इनकी सब्सिडरीज का भी खाली वैल्यू देखें, जो कि SBI कार्ड है या इवन SBI जनरल इंश्योरेंस है, SBI लाइफ है, तो दैट इटसेल्फ विल इक्वल टू दिस प्राइस. तो मुझे लगता है कि ये प्राइस में किसी के पास है तो रहने देना चाहिए और वेट करना चाहिए. मेरे को लगता है कि 6-8 महीना वेट करेंगे तो फिर उसके बाद में फाइनेंशियल्स भी थोड़ा मूवमेंट आ जाएगा. तो तब तक एडिशन मे नॉट बी एट करंट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस. टाइम में भी आफ्टर से एक बार थोड़ा और स्टेबिलिटी आ जाए, एक आध रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद में लिया जा सकता है. Sunil, we'll wind up this. We can wind up. Only one question I think is coming of Shipra Gupta. Good evening, sir. हाँ बोलिए. सर स्पेंसर्स रिटेल सेक्टर में से उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं क्या? टू बी वेरी फ्रैंक, एज ऑफ नाउ स्पेंसर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. और पास्ट में भी परफॉर्मेंस उसकी अगर देखेंगे तो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई जब इकोनॉमी वाज डूइंग वेल. तो स्पेंसर्स मैं तो रिकमेंड करूँगा टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए. नया लेने के लिए भी थोड़ा टाइम है. मुझे लगता है कि रिटेल शेयर्स जैसे बाकी भी जो रिटेल्स के दूसरे शेयर है वो काफ़ी महंगे हो गए थे, तो करेक्ट और भी हो सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट है और उनके बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑनलाइन से और प्लस लॉकडाउन के कारण आ रहा है. तो नॉट नाउ, let us wait for some time, let the impact get priced into all these stocks and then we will shares. Right now मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए. ओके. एंड अगर सर पोजिशनली हमें निफ्टी सेल करना है तो पोजिशनली उसके एसएल्स वगैरह क्या रहेंगे, कुछ उसका आइडिया दे सकेंगे क्या? नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. अगर सर पोजिशनली निफ्टी अगर पोजिशनली सेल करना है 1 या 2 महीने के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें एसएल मेंटेन क्या रखना चाहिए? स्टॉप लॉस. ओके जी सर. देखिए स्टॉप लॉस तो अभी जो इसने अगर मेरे सामने चार्ट नहीं है और मैं टेक्निकल एनालिस्ट भी नहीं हूँ, बट आई एम मेकिंग ए डेयरिंग टू रिकमेंड समथिंग बेस्ड ऑन माय स्टडी. अगर आप देखेंगे तो देयर वाज अ गैप. लास्ट सेटलमेंट का टॉप जो बना उसमें एक गैप बना था. वो गैप अगर भर देता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस माने उसको निफ्टी शॉर्ट को काट लेना चाहिए. बट देयर इज फार ऑफ. ओके, थैंक यू. I think Deepak, now we can wind up. Already 4:55 हो गया. Thank you very much everyone. 3 क्वेश्चन और है सर अभी 3 लोगों का. We can take, no problem. भावना जी, you can ask. हाँ, yes sir, good evening. Yeah, good evening. सर मैं ये बोलना चाह रही थी, अभी जैसे आपने 8-10 स्टॉक जो रिकमेंड किए, रिलायंस, नोसल, है ना, तो इनके साथ अगर आप रीजनिंग भी दे पाए कि जैसे व्हाई वी आर रिकमेंडिंग दीज स्टॉक्स, क्योंकि जैसे कुणाल सर का होता है जैसे क्रूड के बारे में बताते हैं या गोल्ड के बारे में बताते हैं कि दिस इज द रीजन कि हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं. क्या क्लाइंट को प्रॉपर्ली अगर हम लोग समझाना है कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज बेटर रहेगा. वो चाहे मेल से या फिर इन 8-10 स्टॉक स्पेसिफिकली आप दे पाए सर. मेरे ख्याल से आपने हमारे एक करीबन 15-20 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें सिर्फ हम लोगों ने स्टॉक रिकमेंड किए थे, थोड़ा सा मार्केट प्रेजेंटेशन करके और रिपोर्ट पूरी भेजी थी. तो अगर आप मेल चेक करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा, चाहिएगा तो हम वापस आप या अपनी वेबसाइट पे देख लीजिए हमारी,
निर्मल बंग की, उस पे भी मिल अच्छा, जाएगा। ये जो 10 स्टॉक्स आपने किए इनका 10 है स्टॉक सर का उसमें? नहीं है इसमें से, लेकिन मेरे ख्याल से 5 या 6 स्टॉक ऑलरेडी उसमें है। ओके, ठीक है बाकी सर, हम उस पे लोग देख लेते हैं। स्टॉक रिकमेंड करने के लिए एवरी मंथ 2 स्टॉक रिकमेंड करते हैं हमारी मंथली रिपोर्ट में। सर प्लस अभी क्या हो रहा है ना, अभी क्लाइंट्स का सबका ही आ रहा है कि पोजिशनली मतलब 1-2 साल के होराइजन से सबको ये है कि लॉन्ग टर्म उनको इन्वेस्ट करना है, वो हर सेक्टर के 1-1 2 स्टॉक्स हमसे चाहते हैं कि हम लोग उनको बताएं, फिर वो उसमें से सेलेक्ट कर लें। तो ऐसा अगर कुछ हो जाए, जैसे फार्मा के 2 ले लिए या उसी पर्पज से बनाया था, अगर आप देखेंगे तो उसी पर्पज से बनाया था। तो वो रिपोर्ट आई हुई है, आप चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे देख लीजिए, या अगर आप पर सर किस नाम से रिपोर्ट, मतलब क्या हेड है उसका वो बता दीजिए। उसका हेडिंग भी मेरे ख्याल से मार्केट आउटलुक की साइड दिया है, तो उसमें आप देखेंगे तो शायद आउटलुक है क्या वो, तो मतलब अच्छा उसमें पहले थोड़ा सा मार्केट आउटलुक दिया और फिर कंपनियों को डिस्क्राइब किया हुआ। ठीक है सर, अगर मेल करवा पाए तो बेटर रहेगा अगर हो जाए तो। हाँ ठीक है, मैं आप परस भाई को आपका ईमेल आईडी मेरे को फॉरवर्ड करने को बोल दो, मैं करवा दूँ। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके। या नीलकंठ, हेलो, हाँ बोलिए जी। हाँ हेलो सुनील जी। हाँ बोलिए। बस देखिए, ये सब तो मैंने जो भी बताया वो आपके स्टॉक तो मैंने देख लिए हैं, लेकिन अभी सर इशू क्या आ रहा है कि हमारे पास जितने भी इन्वेस्टर होते हैं आपके आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अभी समस्या क्या आ रही है सर? देखिए, रिसर्च रिपोर्ट तो निर्मल का काफी टाइम से बहुत अच्छा आता ही है, बुक्स भी आती है, मैगजीन भी आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन, लेकिन अभी क्या होता है क्लाइंट्स स्टॉक पिक तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इतना डाउनफॉल आया है, तो पोर्टफोलियो को रिबैलेंसिंग के लिए कुछ अपने पास प्रोविजन हो ना, कि क्लाइंट ने अगर कुछ भी पोर्टफोलियो बनाया है तो हम पूरा उसको एनालिसिस कर सके, या फिर उसको उसके सामने कुछ रिप्लेसमेंट कर सके, सपोज की उसके पास लास्ट के पोर्टफोलियो है। हाँ तो लास्ट सर जी, आप कोई भी क्लाइंट का, कोई भी अच्छा बड़ा क्लाइंट हो तो उसका पोर्टफोलियो हमको मेल कर सकते हैं। हमारे जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, इमीडिएट रिप्लाई आता है उसका। इमीडिएट बोले तो 1-2 दिन रिप्लाई हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ मेरे आरएम से और आपको मिल जाएगा वो रिपोर्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। हेलो सर। हेलो, बोलिए ब्रजेश जी। हाँ सर, ये एक मेरा जानकारी चाहिए था। हमारे पास कोई ऐसा मॉडल पोर्टफोलियो टाइप है जिसमें एलोकेशन वाइज सब होता है, उसमें चेंजेस करना है पीरियडिकली, हमको पता चले ऐसा? सी मॉडल पोर्टफोलियो हम लोग इन प्रोसेस है, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट स्टेबलाइज होने के बाद में फिर उसको एक मॉडल पोर्टफोलियो बना के हम लोग अभी पब्लिश करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट टाइम आई थिंक वी विल बी एबल टू शेयर विथ यू। और सर हमारे पास ऐसा कोई मतलब फ्यूचर वो है कि जैसे आप मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है, इसमें बोलेंगे कि रिलायंस में 10% डालो, आईटीसी में 5% डालो, तो उसमें क्लाइंट का जैसे किसी ने 2 लाख डालना है, वो 2 लाख एग्जैक्ट एलोकेशन के हिसाब से मतलब ट्रेड भी हो जाए? हाँ वो वैसे ही करके देंगे, परसेंटेज एलोकेट रहेगा, आप कोई भी अमाउंट रो उसमें परसेंटेज करके आप कर लो। ओके, जैसे स्मॉल केस में है सर अभी? हाँ, या इन प्रोसेस है, इट आई थिंक एक शॉर्ट टाइम में हम लोग पब्लिश करेंगे। और हमारा क्या स्मॉल केस में भी निर्मल मंग आ सकता है? नहीं समझा नहीं मैं। जैसे स्मॉल केस पोर्टफोलियो बनता है ना अलग अलग, स्मॉल केस उसमें बहुत नहीं, उसमें कॉम्बिनेशन रखते हैं टाइम के हिसाब से, मतलब स्मॉल केस में बहुत सारे ब्रोकर है, अपना नाम नहीं है। क्योंकि हम लोग पीएमएस का काम ही नहीं कर रहे ना। पीएमएस तो किसी और का होता है, हमको एग्जीक्यूट करना है सर। बराबर है, लेकिन पीएमएस का काम निर्मल मंग इतना एनकरेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखा है कि पीएमएस का काम करने वालों को काफी बैड रिमार्क मिलते हैं और डायरेक्ट एलिगेशन करते हैं लोग।
तो इसलिए पीएमएस का बहुत ज़्यादा हम लोग एनकरेज नहीं करते, खाली लिमिटेड वे में करते। और बाकी मॉडल पोर्टफोलियो वगैरह या दैट विल बी शेयर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। आई थिंक दीपक अपने को दूसरा भी ज्वाइन करना है। we'll have to wind up actually. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Chalo, thank you very much, everybody, and be safe and be careful. Thank you, Deep. Thank you, Sunil ji. Thank you, Abhi. Thank you everyone for joining the meeting. And thank you, everyone. Bye.